बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है मीट्रिक टेंसर का। मीट्रिक टेंसर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, देन हमारे पास इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मीट्रिक टेंसर जो होता है वो रैंक 2 का टेंसर होता है, इसको हम फंडामेंटल टेंसर भी कहते हैं। अब मीट्रिक टेंसर को हम यहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है। द मेन पर्पज़ ऑफ मीट्रिक टेंसर इज़ to generalize the concept of distance। हम डिस्टेंस को कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो, एंड देन द सेकेंड वन टू जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट फ्रेम्स एंड मेंटेन द इनवेरियंस ऑफ डिस्टेंस इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो इसके लिए मेन पर्पस ऑफ मीट्रिक टेंसर क्या है, हम जनरलाइज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस से कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट फ्रेम्स में, ठीक है। ये एक पर्पस है। देन द सेकेंड पर्पस कि हम उसका लिए इनवेरियंस ऑफ डिस्टेंस इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कि आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे और आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे कि आपका जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो ये मेन पर्पस है इस मीट्रिक टेंसर का। मीट्रिक टेंसर के यहाँ पे हमारे पास इसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन है, हम इसके लिए जो फार्मूला ड्राइव करेंगे बेसिकली यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एवरी पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ इट्स ओन मीट्रिक टेंसर। ये आपके पास एक एमसीक्यू बन सकता है कि हर पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई भी पॉइंट है तो उसका कोई ना कोई अपना एक मीट्रिक टेंसर ज़रूर होता है। वी डू नॉट केयर अबाउट दिस यूजली बिकॉज अवर यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है सम मीट्रिक टेंसर एवरीवेयर। तो अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो उसका एक मीट्रिक टेंसर होता है, लेकिन अगर आप यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो उसके अंदर आपके पास सेम मीट्रिक टेंसर होते हैं अब हर पॉइंट के लिए। इन एडवांस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वी हैव टू डील विद नॉन यूक्लिडियन। आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर बेसिकली ज़्यादा नॉन यूक्लिडियन सिस्टम ही देखते हैं, नॉन यूक्लिडियन स्पेसेस विद वेरिंग मीट्रिक टेंसर्स एट एवरी पॉइंट। वहाँ पे क्या होता है कि वो अपनी मीट्रिक स्पेसेस को एवरी पॉइंट पे नॉन यूक्लिडियन स्पेस में वेरी कर रही होती हैं। लेकिन यूक्लिडियन स्पेस में क्या है कि आपके पास सेम मीट्रिक टेंसर होता है हर पॉइंट के लिए, ठीक है। ये लाइन जहाँ पे लिखी हुई है तो ये यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है, यूक्लिडियन एंड नॉन यूक्लिडियन। टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट वी डिस्कस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन यूक्लिडियन स्पेस के अंदर हम डिस्टेंस सबसे पहले 2 पॉइंट्स के अंदर देखेंगे। उन्होंने एक रबर शीट ले ली है। अब रबर शीट के अंदर उन्होंने एक लाइन ड्रा किया, उसको PQ का नेम दिया है। अब वो कहता है कि अगर ये इस रबर शीट को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, अगर ये रबर शीट अनस्ट्रेच है जैसी फॉर्म में है उसी फॉर्म में है और उसके लिए हमने उसका डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्स एक्सिस हम जैसे आप उसका रेडियस निकालते हैं, किस तरह से निकालते थे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एक्स वाई एक्सिस के लिए, तो इसी तरह से आप इसका डिस्टेंस बताएंगे तो dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर, और इस पूरे सिस्टम को हमने क्या कह दिया, एच सिस्टम, और ds का स्क्वायर फॉर्म बन गई। ठीक हो गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर dy स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला फॉर अनस्ट्रेच शीट। अगर ये शीट हम थोड़ी स्ट्रेच कर दें दोनों एक्सिस दोनों डायरेक्शंस में, एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग भी और वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग भी 2 टाइम्स, ठीक है। इतने का 2 टाइम्स, एक दफ़ा नहीं करनी है, 2 दफ़ा अगर हम इस शीट को स्ट्रेच कर दें तो हमारे पास उसका जो डिस्टेंस आएगा, मतलब आपने एक दफ़ा एक्स एक्सिस को स्ट्रेच किया तो आपके पास एक dx का स्क्वायर आया, और अगर जब आपने सेकेंड टाइम भी उस एक्स एक्सिस को स्ट्रेच किया तो आपके पास dx और dx 2 टाइम आ जाएंगे, तो 2dx का स्क्वायर आपके पास ये फॉर्म बन गई। सिमिलरली y को भी आप 2 टाइम स्ट्रेच करें अगर, तो 2dy स्क्वायर, और ये आपके पास स्ट्रेच शीट के लिए आ गया। अब अगर ऐसी शीट के लिए भी हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो रैंडम हो गई, वी डोंट नो कि ये हम किस तरह की, अभी हम इसको देखते हैं। बट इफ़ वी स्ट्रेच इट इन सम रैंडम डायरेक्शन वी कैन नॉट राइट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके हम उसका जो है वो नहीं बता सकते हैं डिस्टेंस। एज अ रबर शीट में भी लाइक आपके पास पहले आपके पास एक वेल डिफाइंड रबर शीट थी, हमें पता चल रहा था ये इसकी एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं, इसके अंदर ये हमने लाइन ड्रा की है, उसके लिए हम उसका अगर डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। लेकिन अब आपके पास जो शीट है वो देखिए एक रैंडम है, वी डोंट नो अबाउट वेयर इज़ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपके पास यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोई यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एंड द कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में
बी नॉन यूक्लिडियन। अब हम तो पहले यूक्लिडियन स्पेस के अंदर हमने डिस्टेंस फार्मूला फाइंड किया इन केस ऑफ स्ट्रेच और अनस्ट्रेच। लेकिन अगर आपके पास नॉन यूक्लिडियन, हम कहते हैं कि ये हो सकता है कि एक नॉन यूक्लिडियन स्पेस हो, तो उसके लिए हम किस तरह से इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे वो देख लेते हैं। इस केस के लिए जो हमारे पास इसका डिस्टेंस आएगा वो इस तरह से आता है। ये डिस्टेंस ही हम आगे अपने हर क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। डी स्क्वायर इज इक्वल टू G11 dx का स्क्वायर, ठीक है, G11 dx का स्क्वायर एंड G22 dy का स्क्वायर, एंड इसके दरमियान में G12 और G21 dx dy हम यूज़ करेंगे। हेंस होल स्ट्रेचिंग इन्फॉर्मेशन इज कैप्चर्ड बाय दीज कोफिशिएंट। या बस सारी इन्फॉर्मेशन हमें इन कोफिशिएंट से मिली है, G11, G12, G21, G22। फर्दरमोर दिस इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेंसर। अब आपके पास ये सारी हमने एक टेंसर के फॉर्म में स्टोर कर लिया, एक टेंसर के फॉर्म में इसको इक्वेशन को लिख दिया, तो इसलिए हम इस वाली इक्वेशन को ही मीट्रिक टेंसर कहते हैं या फंडामेंटल टेंसर कहते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे अभी हम इसको मूव ऑन करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। एक ये भी एक्सप्लेनेशन है, इसके एक्सप्लेनेशन से हमारे पास जो GIJ वाली फॉर्म आएगी वो आएगी, आई थिंक सो, बिल्कुल। अब सबसे पहले तो हम इस एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अब उसने एक वेक्टर कंसीडर किया v। आप देखें कोई भी वेक्टर कंसीडर करते हैं, जब भी आपने कोई वेक्टर कंसीडर किया, ये आपके पास एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, हमने उसका p ले लिया, उसके अलावा हमने दो यूनिट वेक्टर्स ले लिए। एक एक्साइज सिस्टम में अगर कहें तो E1 और E2, और अगर टिल्ड सिस्टम में कहें तो E tilde1 और E tilde2, दो हमने यूनिट वेक्टर्स ले लिए। अब ये जो वेक्टर 1 है, ये हमने एक्साइज सिस्टम में अगर हम कहते हैं तो वो V1 E1 यूनिट वेक्टर, V2 E2 यूनिट वेक्टर। सिमिलर केस इन टिल्डा सिस्टम है, V1 tilde E1 tilde सिस्टम एंड V2 tilde और E2 tilde सिस्टम। उसके अलॉन्ग हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। जैसे हम डिस्टेंस फाइंड किया, हमने डिस्टेंस लिखा, अगर हम इस वेक्टर का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना v.v ले लेते हैं, तो V1 E1 और V2 E2 का जब आप डॉट लेंगे इटसेल्फ के साथ, तो ये आपने सबसे पहले इस कंपोनेंट को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो V1 का स्क्वायर और E1 क्या हो जाएगा, 1 होता है। जब दो सेम का डॉट लेते हैं तो वो 1 देता है। सिमिलरली V1 और V2 हो जाएगा, और उसके साथ E1 और E2 आएगा। ये आपके पास फॉर्म बन गई V2 और V1 हो जाएगा, V1 और V2 और V2 और V1 आपके पास 2V1 V2 बन जाएगा, और उसके साथ आपके पास E2 और E2 और E1 बनेंगे। ठीक हो गया। अब इसके साथ ही V2 और V2 का स्क्वायर बन जाएगा, जैसे यहाँ पे V1 का स्क्वायर बना, और E2 E1 हो जाएगा। आपको पता है कि ये सिस्टम जो है वो ऑर्थोनॉर्मल है। क्यों ऑर्थोनॉर्मल हम कहेंगे इसको, क्योंकि जब भी वो सिस्टम ऑर्थोनॉर्मल कब होता है, जब आप उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो आंसर 1 देता है। तो अब हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर आया है वो ये आया है। ये वेक्टर अब किस तरह से आया, ये आपके पास कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बाकी सिर्फ क्या बचा, V1 का स्क्वायर, E1.E1 1 हो जाएगा। सिमिलरली E2.E2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या बचा, V2 का स्क्वायर। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, जब दो डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो ये आपके पास सारी फॉर्म 0, तो आपके पास V1 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर फॉर्म बची है। और अगर हम इसको मीट्रिक फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 1 1 0 0, कॉरस्पॉन्डिंग मीट्रिक इसके अलॉन्ग अगर हम लिखना चाहें तो। इसके बाद हमने खुद से ये हमने कांस्टेंट कंसीडर कर लेनी है। कांस्टेंट जो हमने कंसीडर किए वो इसी इक्वेशन को सामने रख के किए, E1.E1 E1 E2 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 के अलॉन्ग। ठीक है। अब E1.E1 के अलॉन्ग जो हमने कांस्टेंट लिया वो हम कहते हैं कि G11 है ये फॉर्म, और जो G11 के अलॉन्ग C1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। सिमिलरली E1 E2 के अलॉन्ग G12 और G21 फॉर्म बनेगी, और इसके अलॉन्ग C1 C3 और C2 C4 कांस्टेंट। ये आपने कांस्टेंट खुद से जो है वो एज्यूम किए हैं। देन G22 के अलॉन्ग E2 के अलॉन्ग G22 हमने उसको मीट्रिक टेंसर का नाम दिया इन कंपोनेंट्स को, C3 स्क्वायर और C4 स्क्वायर। जैसे ये दोनों कंपोनेंट सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड, और इसके लिए आपने C1 C3 लगाया है। ठीक हो गया। अब ये वाली फॉर्म V1 स्क्वायर E1 E2 E2 ये है जो हमने पहले सारी फॉर्म्स निकाली हैं, ये वाली फॉर्म। इसके अंदर हम ये सारे कंपोनेंट पुट कर देंगे। E1 का आंसर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, E2 का C3 C4 स्क्वायर। सिमिलरली ये सारे जब फॉर्म्स हम इस
वाले फार्मूला जो हमारे पास लास्ट टाइम आया वो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप बस ये एक फॉर्म बनकर आ जाएगी। अब हम इसको एज अ मीट्रिक फॉर्म लिख सकते हैं और जब आप इसको मीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो C1² C2² आपके पास G11 है, ये आपके पास G12 है एंड G12 G21 है, G12 भी यही है, G21 भी है और ये आपके पास G22 है। तो ये हमने एक मीट्रिक फॉर्म में लिख लिया है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो कि हमारे पास ये काम कहाँ पे खत्म हो रहा है। ओके, यही है स्लाइड। देन यहाँ पे हमारे पास GIJ फॉर्म आ चुकी है। देन हम क्या करते हैं कि V वेक्टर को इस GIJ फॉर्म और इस V वेक्टर के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। V वेक्टर हम कहते हैं कि V1 V2 है, उसका GIJ जो G11 G12 G21 G22 आया एंड V1² और V2² आया। ठीक है, अब एक बात हमने यहाँ पे एक मीट्रिक कोरस्पॉन्डिंग मीट्रिक बनाई थी, इसको हमने एज अ मीट्रिक फॉर्म में लिखा था। मैट्रिक्स फॉर्म में वेट ये वाली फॉर्म हम यहाँ पे ये मूव नहीं किया, इस फॉर्म को हमने इसी तरह से लिखा था। ये आपके पास G11 फॉर्म है, ये आपके पास G22 फॉर्म है। तो ये दोनों के जो वैल्यूज़ हैं साथ 1 1 है और बाकी जो G21 है और G12 है और जो G21 है वो 0 है, तो इसलिए ये इस तरह फॉर्म बनी है। और ये फॉर्म हमने मल्टीप्लाई करके ई टिल्डा सिस्टम में भी इसको कन्वर्ट किया है, जो कि स्लाइड नहीं मूव हुई। V1²। अब आपने सिंपल स्लाइड इनको टिल्ड सिस्टम में मूव कर लेना है। E1 टिल्ड सिस्टम में हम इसी वाली V वेक्टर को लिख लेंगे। और इसी तरह से हमने E1 के लिए C1 E1 C2 E2 के लिए सारी फॉर्म्स को लिख लिया है। इसी तरह से ये सारी हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गई हैं। ये हमने कंपोनेंट्स भी GIJ इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, ट्रांसपोज भी ले लिया। अब GIJ की फॉर्म हमारे पास क्या बनी, G11 G12। अब G11 क्या था, E1 और E1 का डॉट, G12 क्या था, E1 E2 का, G12 है ना तो E1 और E2, G21 है G22 है। ये सारी फॉर्म लिख ली। इस सिस्टम में भी हम इसको इजीली लिख सकते हैं। अब इससे हमें पता चला कि जो GIJ है वो किसके इक्वल है, EI और EJ के इक्वल है। मतलब कि आप I को वेरी करें, I1 रखें J1 रखें तो E11, I1 रखें J2 रखें तो E12, I2 रखें J1 रखें तो E21 और I2 रखें और J2 रखें तो E22। तो इससे हमें पता चला कि जो GIJ की वैल्यू है वो EI और EJ के इक्वल होती है। और अगर इसी फॉर्म को हम टिल्ड सिस्टम में लिखें तो G टिल्डा IJ टिल्ड सिस्टम में EI EJ के इक्वल होगा। अब ये जो हमारे पास फॉर्म बन के आ चुकी है G टिल्डा IJ EI EJ के इक्वल है, इसको हम कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट फॉर्म ओपन कर सकते हैं। EI कोवेरिएंट फॉर्म ओपन करेंगे, इसके लिए भी EJ के लिए भी कोवेरिएंट फॉर्म ओपन की, ये लिख लिया। और ये हमने EK EL इकट्ठे कर लिए इसके कंपोनेंट्स और ये फॉर्म। और ये जो GIJ है ये हमारे पास एक कोवेरिएंट टेंसर है रैंक 2 का, इसका रैंक क्या है, 2 है। तो ये हमने यहाँ तक इस मीट्रिक टेंसर को डिफाइन किया। इसका ये जो फार्मूला है ये भी इसी वाली के अंदर ड्राइव कर लेते हैं। ये जो मीट्रिक टेंसर है GIJ इज ए फंक्शन विच टेल्स, अब मीट्रिक टेंसर हमें क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है दो पॉइंट्स के दरम्यान में। और जो डिस्टेंस फार्मूला है ये हम ड्राइव कर चुके हैं और इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। G11 G12 था, G21 था, G22 था। अब इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं और ये फॉर्म भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ये किस तरह से लिखा है। अब देखें जो G11 है D² G11 DX1² G12 G13, ये आपके पास n कंपोनेंट्स तक जा सकता है। ये लाजमन नहीं है कि आपके पास हम 2 कंपोनेंट या अप टू सो ऑन जा रहे हैं। तो अब हमने इस फॉर्म को आईज में कन्वर्ट कर लिया। आप देखें ये I1 है, 1 1 ये सेम आ रहा है, तो हमने इसको GI पहले कंपोनेंट को I कह लिया। इसी तरह से ये I1 देन आपके पास कंपोनेंट्स 1 1 जो सेम है उस फर्स्ट कंपोनेंट को I। अब ये देखें J वेरी कर रहा है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n तक जा रहा है। इसी तरह से यहाँ J कांस्टेंट है, I वेरी कर रहा है, n कंपोनेंट्स हैं, देन J वेरी कर रहा है। तो हमने इस GIJ को इस G11 G12 G21 इन सारों को GNN को GIJ कह लिया। अब ये जो DX1 का स्क्वायर है, इसी तरह से DX2 का स्क्वायर है, DXN है, तो इसको हमने 1 2 3 अप टू n कंपोनेंट्स वेरी हो रहा है तो
dxi कह दिया, और ये जो आपके पास dxj's बने हैं ये भी इसी तरह से dx2 का स्क्वायर, इनकी फॉर्म्स बनी है, तो इन सारे कंपोनेंट्स को जब मर्ज किया तो dxi dxj बन गया। यूजिंग समेशन कन्वेंशन की मदद से हमने इस फार्मूले को ड्राइव करके इस फॉर्म में ले गए, और यही हमारे पास मीट्रिक टेंसर का फार्मूला होता है। अब ये gij इज नेवर इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज कॉल्ड मीट्रिक टेंसर इसको कहते हैं, या मीट्रिक कहते हैं, या हम सिंपल मीट्रिक या लाइन एलिमेंट कहते हैं एन डायमेंशनल स्पेस के लिए। और ये एन डायमेंशनल स्पेस के लिए अगर आप कह रहे हैं तो इसको आप रीमानियन स्पेस भी कह सकते हैं, और इसको हम वी एन से भी डिनोट कर लेते हैं। अब ये जो gij है इसी का बेसिक काम है, ये जो gij है ये मीट्रिक टेंसर कहलाता है या फंडामेंटल टेंसर कहलाता है, और जो ज्योमेट्री इस रीमानियन मीट्रिक में बनती है, इस फॉर्म के ऊपर जो ज्योमेट्री ड्राइव होती है इसको हम कहते हैं रीमानियन ज्योमेट्री। ठीक है, ये अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको अच्छे से ये फॉर्मूला ड्राइव करना समझ आ गया होगा। अभी तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।